Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज की इस क्लास में। और जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी के एनडीए फर्स्ट 2021 के एग्जाम बेहद नजदीक हैं और आज की क्लास में हम देखेंगे आपके करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और यहां पर आपसे पूछा गया है, विथ रेफरेंस टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज जीडीपी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। यानी कि जीडीपी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, इट इज अ मेजर ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स। सेकेंड, it is released by the National Statistical Organization. Choose the correct option from the quotes given below. तो यहां पर देखिए आपका एक इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी एनडीए के एस्पिरेंट्स ज्यादातर पीसीएम ग्रुप के होते हैं और आपका इकोनॉमी से उतना सरोकार नहीं रहता है, लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर करना है अपने रिटन एग्जाम में तो आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन भी अटेंड करने होंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहां पर जो जीडीपी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी को मेजर करने का पैमाना क्या है, यहां पर आपका ऑप्शन फर्स्ट में बताया गया था, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। और सेकंड क्या है, इट इज रिलीज बाय द एनएसओ, तो बिल्कुल सही है। भारत की जो एजेंसी है एनएसओ, उसके द्वारा हर साल जीडीपी भारत की दी जाती है, उसका डेटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से सिर्फ दूसरा ही इसका स्टेटमेंट सही है और यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब जानते हैं कि जीडीपी क्या होती है और जीडीपी को हम मेजर कैसे करते हैं। तो यहां पे देखिए, जीडीपी इज मेजर्ड इन 3 वेज। 3 तरीके से किसी भी देश की जीडीपी को हम मेजर करते हैं। पहला, आउटपुट, यानी कि उस कंट्री के द्वारा आपकी स्पेसिफिक टाइम, हम मान लेते हैं एक साल में कितना आउटपुट किया गया, ठीक है। दूसरा, एक्सपेंडिचर, उस आउटपुट को जनरेट करने में कितना खर्च हुआ, आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। साथ ही साथ इनकम, और उस आउटपुट के से हमें क्या इनकम प्राप्त हुई, नेट प्रॉफिट क्या प्राप्त हुआ। इन तीनों कैटेगरी से हम जीडीपी को जो है मेजर करते हैं। तो यहां से आपने जान लिया। साथ ही साथ इसका जो आपका सेकंड स्टेटमेंट था वो कह रहा था कि यह जो है इसका आंकड़ा एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। अब देखिए एनएसओ के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए एनएसओ, इसकी फॉर्मेशन 2005 में की गई थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका हिंदी में नाम है, इसकी सिफारिश 2005 में किसकी अध्यक्षता या फिर किस कमेटी के द्वारा की गई थी। ओके, तो ये थे आपके रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमेटी, इनका भी नाम आप याद रखे रहिए, क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। जीडीपी आपकी 3 तरीके से मेजर होती है। साथ ही साथ जो एनएसओ है, ओके, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, उसकी स्थापना वर्ष 2005 में किसकी अनुशंसा पर की गई थी, तो आपके रंगराजन कमेटी के सिफारिश पर की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, विच नेशंस मिलिट्री कंटिजेंट टुक पार्ट इन इंडियाज रिपब्लिक डे परेड 2021, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम या फिर बांग्लादेश। तो देखिए 26 जनवरी को भारत में हर साल आपका रिपब्लिक डे परेड होती है और यहां पर पूछा जा रहा है कि आपसे इस वर्ष किस देश की मिलिट्री कंटिजेंट ने आपके रिपब्लिक डे 2021 में प्रतिभाग किया था। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन है आपके डिफेंस से रिलेटेड। तो जानते हैं इसका करेक्ट आंसर, इसका आपका सही आंसर है बांग्लादेश। जैसा कि आप जानते हैं कि 1971 26 मार्च को जो है बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी की घोषणा की थी। अब उनको इस वर्ष 2021 में उनको अपने आज़ादी के 50 साल पूरे हो गए हैं, तो उन्होंने भारत के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध को और भी प्रगाढ़ करने के लिए अपने देश की तीनों ही सेनाओं को, यानी कि ट्राई सर्विसेज को भारत में भेजा था। भारत के
रिपब्लिक डे परेड में प्रतिभाग लेने के लिए। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी बांग्लादेश आप सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Which team has won the 10th National Ice Hockey Championship Trophy? BSF, दिल्ली, ITBP या फिर इंडियन आर्मी। तो देखिए अभी 10th नेशनल आइस हॉकी टूर्नामेंट कमेंस हुआ है। आपको बताना है कि इस टूर्नामेंट में किस टीम ने इस टूर्नामेंट को जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। और ये आपकी प्रतियोगिता जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट में आयोजित की गई थी और जब ये टूर्नामेंट खत्म हुआ तो इसका विजेता के तौर पे आईटीबीपी आई। आईटीबीपी एक आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो कि भारत के सरहदों की रक्षा करती है, खासकर आपके जितने भी ईस्टर्न बॉर्डर हैं उनकी। क्वेश्चन नंबर 4, इंदिरा सीरीज ऑफ एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय इंडिया इन एसोसिएशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? रशिया, यूएसए, फ्रांस, इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन आपके डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। यहां पर पूछा गया है कि इंद्र सीरीज की जो आपकी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज भारत इनमें से किन देशों के साथ करता है। बेहद आसान सा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपके डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड जरूर पूछे जाएंगे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि रशिया। भारत रशिया के साथ प्रत्येक वर्ष इंद्र एक्सरसाइज करता है। चलिए जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सभी करंट अफेयर और जीके से रिलेटेड हैं और पिछले 6 महीने में जितने भी आपके इवेंट्स घटित हुए हैं उन्हीं से क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में पूरी संभावना है कि ये आएंगे। तो इसको अच्छे से देखते रहिए और अपना जवाब भी देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5, in which of the following tiger reserve the world's largest and oldest teak tree named Kanimara is located? Option A, Dandeli Tiger Reserve. Option B, Bandipur Tiger Reserve. Option C, Nagarhole Tiger Reserve. And option D, Parambikulam Tiger Reserve. तो देखिए आपसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है और आपसे कहा गया है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट टीक ट्री जिसका नाम क्या है? कानीमारा, वो भारत के किस टाइगर रिजर्व में पाया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, जो आपके केरला राज्य में स्थित है और यहां पर पूरे विश्व का सबसे ऊंचा आपका टीक ट्री जिसका क्या नाम है? कानीमारा पाया जाता है, जिसकी हाइट आपकी 47.5 मीटर है। तो ये भी आपका एक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए, द मैकेनिज्म ऑफ क्वेश्चन आर इज ओनली लिमिटेड टू लोकसभा, यानी कि जो आपके प्रश्नकाल की अवधि होती है वो सिर्फ लोकसभा तक ही सीमित है। सेकंड, 0R इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो आपका 0 काल है जिसको हम शून्य काल कहते हैं वो जो है भारत के संविधान के पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है मेंशन है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, निम्नलिखित में से दिया गया कौन सा संदर्भ, कौन सा कथन जो है बिल्कुल ही सही है। तो चलिए ये आपका इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब आपको बताना है कि 0R और क्वेश्चन आर से संबंधित जो आपको कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन सही है या फिर नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे आपका क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नकाल, ठीक है। आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही उनके फर्स्ट आवर में, यानी कि सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ये आपका क्वेश्चन आर चलता है। तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि सिर्फ आपके क्वेश्चन आर की कार्यवाही वो सिर्फ लोकसभा तक ही सीमित है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में ही ये चलता है। अब देखिए लोकसभा को हम क्या कहते हैं? लोअर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस, और दोनों ही हाउस में यानी कि दोनों ही सदनों में आपका क्वेश्चन आर किया जाता है। तो इस प्रकार से पहला स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। दूसरा, 0R इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो आपका शून्यकाल होता है वो भारत के संविधान में निहित है, उसको लिखा गया, मेंशन किया गया है, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से
आपका ऑप्शन डी सही हुआ। ओके, अच्छा, शून्यकाल में आपका क्या होता है, जिसको हम 0 आर कहते हैं। देखिए, जो आपका क्वेश्चन आर होता है वो सुबह 11 बजे से 12 बजे तक चलता है, यानी कि 1 घंटे का आपका क्या होता है, क्वेश्चन आर होता है, जिसमें जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वो अपना क्वेश्चन संबंधित मंत्रियों से पूछते हैं। और फिर जब आपका प्रश्नकाल के बाद यानी कि क्वेश्चन आर के बाद 0 आर शुरू होता है, 0 आर, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें जो है कोई भी पार्टी का सांसद, किसी भी पार्टी का सांसद सरकार के सामने अपना विषय का कुछ भी चीजें रख सकता है, अपना सुझाव दे सकता है, अपने क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन आर और आपके जो भी 0 आर के बीच का जो समय होता है उसको हम कहते हैं शून्यकाल, यानी कि 0 आर। चलिए अगले क्वेश्चन पे, विथ रेफरेंस टू मिशन कर्मयोगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। मिशन कर्मयोगी के संबंध में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, इट इज अ न्यू कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम फॉर सिविल सर्वेंट्स एम्ड एट अपग्रेडिंग द प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मैकेनिज्म। सेकेंड, इट विल बी गवर्न्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। आपको बताना है कि नीचे दिए गए कोड में से कौन सा कोड आपका सही है। तो ये भी आपका इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। और अभी आपने सितंबर में देखा होगा कि भारत सरकार ने मिशन कर्मयोगी को जारी किया है। अब देखिए, अगर हम स्टेटमेंट पहला देखें तो ये आपका कैपेसिटी बिल्डिंग तो करता है, लेकिन प्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग के लिए नहीं, बल्कि मिशन कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, ओके, उनमें जो है नैतिकता, साथ ही साथ उनकी जो कार्य पद्धति हो उनको किस प्रकार से कुशल किया जाए, इस पर यह कर्मयोगी मिशन डिपेंड है। तो इस प्रकार से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और इस मिशन कर्मयोगी को आपका प्राइम मिनिस्टर की ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल जो है गवर्न करती है। तो इस प्रकार से आपका स्टेटमेंट सेकंड सही है और पहला गलत है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें। With reference to National Commission for Backward Classes, consider the following statement। यानी कि NCBC के संदर्भ में कौन सा संदर्भ आप कथन जो है सही है। फर्स्ट, इट इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सेकेंड, इट हैज ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट व्हाइल ट्राइंग अ सूट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो देखिए, नेशनल कमीशन NCBC के संदर्भ में आपको 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए, पहले में कहा गया है कि ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। तो ये गलत कथन है। गलत क्यों है अभी हम जानेंगे। दूसरा, इट हैज ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट व्हाइल ट्राइंग अ सूट। तो ये आपका सही है। इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। अब हम जानेंगे कि ये आपका NCBC किस प्रकार से आपके एग्जाम में आने की महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो देखिए, NCBC नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, इसकी स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केंद्र सरकारों साथ ही साथ राज्य सरकारों को कहा था कि इस आयोग का गठन करना चाहिए। और वर्ष 2018 में 102वें संशोधन के माध्यम से इसको जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई है। तो इस प्रकार से आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट था वो गलत हो गया। और इससे पहले ये जो आपका NCBC थी यानी कि नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस थी, वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आती थी। लेकिन जब आपका 102वां भारत का संविधान का संशोधन हुआ, तब से जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी बिल्कुल भी नहीं रही। अब यह एक स्वायत्त निकाय, जिसको हम आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, वो बन गया है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वंदे भारत मिशन। निम्नलिखित में से दिए गए कथनों में से वंदे भारत मिशन का क्या उद्देश्य था। फर्स्ट,
It is an evacuation exercise to repatriate Indian citizens from overseas. B. It is a combined military exercise with multiple countries. Option C. It aims to upgrade India's existing railway network to semi-high speed. And option D. It aims to rehabilitate the migrant laborers who lost their livelihood during COVID-19 crisis. तो देखिए, पिछले साल आपने देखा पूरा कोविड-19 महामारी में 2020 बीता, 2021 भी आपके कोरोना के बादल मंडरा रहे हैं और भारत सरकार ने एक मिशन जारी किया था जिसका नाम था वंदे भारत मिशन। आपसे पूछा गया कि वंदे भारत मिशन का इन कथनों में से कौन सा उद्देश्य रहा है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि विदेश में इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज, विदेश में फंसे भारतीयों को वहां से निकालना, ठीक है, कि वो सुरक्षित लौटकर अपने देश वापस आ सके। यही आपके वंदे भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य रहा था। आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द किरण हेल्पलाइन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किरण हेल्पलाइन के संदर्भ में आप दिए गए कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, इट एम्स टू प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग। सेकेंड, it is launched by the Ministry of Education. Okay, which of the following statement is given below are correct? तो चलिए जानते हैं कि किरण हेल्पलाइन के बारे में जो आपके दो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, इट एम्स टू प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, तो बिल्कुल सही, ठीक है। ऐसे लोग जो सुसाइडल टेंडेंसी रखते हैं उनको बचाने के लिए सरकार के द्वारा जो है किरण हेल्पलाइन की पहल की गई थी। दूसरा, इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो ये आपका गलत है, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड एम्पावरमेंट के द्वारा चलाई गई एक हेल्पलाइन है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसी संदर्भ में यानी कि सुसाइडल टेंडेंसी के संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कौन सी पहल जारी की थी, तो वो पहल थी आपकी मनोदर्पण। लेकिन किरण हेल्पलाइन किस मंत्रालय के द्वारा आपका जारी किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड एम्पावरमेंट जस्टिस के द्वारा इसको जारी किया गया था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सिर्फ ए पहला स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10th। 11th, विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में निम्नलिखित में से दिए गए कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट, इट एम्स टू बूस्ट प्रोडक्शन एंड डबल द फार्मर्स इनकम। सेकेंड, इट एम्स टू क्रिएट फिशरीज क्लस्टर्स थ्रू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट में से कौन सा कूट एकदम से सही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। तो देखिए, अधिकतर क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस, साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई जितनी भी मुख्य योजनाएं होती हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले ही साल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य पहला था कि इट एम्स टू बूस्ट प्रोडक्शन एंड डबल द फार्मर्स इनकम। इनका मुख्य उद्देश्य कि जो प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और फार्मर्स की आय को क्या कर देना, दुगना कर देना। तो ये आपका पहला कथन तो सही हो गया। दूसरा, इट एम्स टू क्रिएट फिशरीज क्लस्टर्स थ्रू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो आपके फिशरीज में मत्स्य पालन में पीछे हैं उनको जो है आपके फॉरवर्ड क्लासेस से जो है जोड़कर जो है उनको आगे बढ़ाना। तो आपका स्टेटमेंट पहला दूसरा दोनों ही राइट है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ये सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विथ रेफरेंस टू द सरोद पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। सरोद पोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशंस इन द मैरीटाइम सेक्टर। सेकेंड, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा आपका सरोद पोर्ट की
लॉन्चिंग की गई थी। और ये आपका पोर्ट से रिलेटेड है, क्योंकि पोर्ट देखिए नाम से ही पोर्ट है, पोर्ट यानी कि बंदरगाह से। तो देखिए अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशंस इन द मैरीटाइम सेक्टर, यानी कि समुद्र क्षेत्र में जितने भी आपके कानून के वाद विवाद होते हैं उनको निपटाने के लिए इस सर्वोच्च पोर्ट को जारी किया गया है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और इसका इस्टेब्लिशमेंट किस एक्ट के अंदर किया गया है, तो नाम याद रख लीजिए, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बोथ A1 एंड सेकंड दोनों ही आपके कथन सही थे। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए मेजर कृषि क्लासेस की जो मंथली मैगजीन आती हैं और जो भी पिछले 6 महीने की मैगजीन, अगर आप उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे और जिन्होंने नहीं लिया है वो अगर परचेज करके एक बार ले लें, अगर आप उसको डेली पढ़ते रहेंगे तो आप जो है आसानी से जितने भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, जीके से पूछे जाते हैं उनको देने में आप सक्षम रहेंगे। तो उसको भी पढ़ते रहिए और यूट्यूब क्लास तो आपकी है ही है, जिससे कि आप जानते रहेंगे कौन कौन से नए अपडेट्स हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक्सरसाइज बोंगो सागर, अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज, यानी कि जो बोंगो सागर आपका युद्धाभ्यास था वो नेवल एक्सरसाइज थी, वो किन 2 देशों के बीच आयोजित की गई थी? इंडिया बांग्लादेश, इंडिया मालदीव्स, बांग्लादेश श्रीलंका, या फिर मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज। द फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक, सेकंड वन इज बायलैटरल एंड द थर्ड वन इज मल्टीलैटरल। डोमेस्टिक एक्सरसाइज वो होती है जो हम अपने देश में अपनी सेनाओं के साथ करते हैं। बायलैटरल वो होती है जिसको हम क्या कहते हैं, द्विपक्षीय एक्सरसाइज, जैसे आपका भारत अमेरिका, भारत रशिया। और मल्टीलैटरल क्या होती है, जिसमें बहुपक्षीय देश होते हैं, जैसे आपकी मिलन एक्सरसाइज, जैसे आपकी मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि ये जो आपकी नेवल एक्सरसाइज है, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, जिसका नाम एक्सरसाइज बोंगो सागर है, वो किन 2 देशों के बीच कंडक्ट किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम भी याद रखते रहिए, क्योंकि एक्सरसाइज से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपके एनडीए के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following agreement is are signed between India and the US? इनमें से कौन सा एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में साइन किया गया है? ऑप्शन ए, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसको हम लीमुआ कहते हैं। सेकंड, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिसको हम GSOMIA कहते हैं। तीसरा, कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसको हम कॉमकासा कहते हैं। और फोर्थ, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पैटियल कोऑपरेशन, बेका। चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि भारत ने अमेरिका के साथ कौन से रक्षा समझौते पर अभी तक साइन किए हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि फरवरी 2020 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे और उन्होंने भारत के साथ एक अमेरिका भारत रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उसका नाम था आपका बेका, यानी कि बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। साथ ही साथ भारत ने पहले से ही अमेरिका के साथ 3 अन्य रक्षा समझौते पर पहले से साइन कर चुके हैं। उनका नाम आपका लीमोआ, GSOMIA, कॉमकासा और अब बेका है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी यानी कि 1 2 3 4 आपके चारों ही स्टेटमेंट सही है। यहां से आपने जान लिया। क्वेश्चन नंबर 15, विथ रेफरेंस टू ब्रह्मोस मिसाइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ हाइपरसोनिक मिसाइल। सेकंड, इट डज नॉट रिक्वायर फर्दर गाइडेंस आफ्टर लॉन्च। थर्ड, it can hit target up to 450 to 600 किलोमीटर। Which of the following statements given above is are not correct? तो देखिए यहां पर आपसे एक बार फिर डिफेंस इक्विपमेंट आर्मामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और वो भी आपका ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में। अब यहां पर बताना है कि निम्नलिखित में से दिए गए कौन सा कथन आपका गलत है। ठीक है, कौन सा कथन आपका गलत है। तो ब्रह्मोस मिसाइल आपकी क्या है, एक
क्रूज मिसाइल है, और ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम स्पीड की बात करें तो ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ना कि हाइपरसोनिक मिसाइल। तो इस प्रकार से आपका पहला क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे की बात करें, इट डज नॉट रिक्वायर फर्दर गाइडेंस आफ्टर लॉन्च, तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है। ये आपका जो रहती है मिसाइल्स, उसको जो है बार बार गाइडेंस देने की जरूरत नहीं होती है। आप एक बार टारगेट को लॉक कर दीजिए, फिर वो अपने मूविंग ऑब्जेक्ट को भी ढूंढकर उसको हिट करने की काबिलियत रखती है। तो आपका सेकंड वाला तो सही है। थर्ड, इट कैन हिट टारगेट अप टू 450 टू 600 किलोमीटर। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 290 किलोमीटर है, और साथ ही साथ अगर हम इसकी एरियल वर्जन की एक्सटेंट रेंज की बात करें तो वो अप टू 400 किलोमीटर तक जाता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन 3 भी गलत हो जाता है। तो यहां पर आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो देखिए ऑप्शन बी यानी कि 1 और 3 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इस क्लास में मैं आपको देने जा रहा हूं आपके लिए आपका होमवर्क, और उसका आप क्वेश्चन पढ़ के अपने जवाब कमेंट बॉक्स में करते रहिए। तो चलिए चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। Which of the following defense exercises are held between India and France? यानी कि भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन सी युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं। पहला एक्सरसाइज शक्ति, दूसरा एक्सरसाइज वरुण, तीसरा एक्सरसाइज इंद्र, और चौथा एक्सरसाइज गरुण। चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो देखिए एक बार फिर से आपका डिफेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट हैं, तो आपको जानना बेहद आवश्यक है कि जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं हम भारत और अन्य देश के बीच वो कौन कौन सी हैं, और उसी से संबंधित क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इनका जवाब दीजिए। साथ ही साथ आप मेजर कृषि क्लासेस के ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर जुड़कर अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkalshiclasses.com।